तो आज हम बात करने वाले हैं नार्कोस मेक्सिको की, जिसमें कुल अभी तक से 2 सीजन रिलीज हुए हैं एंड शायद 3rd सीजन भी जल्द ही आ सकता है। नार्कोस मेक्सिको 2018 में रिलीज हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। इसे रॉटेन टोमेटोज पर मिले हैं 85%। ये कहानी बेस्ड है मेक्सिकन कार्टेल के हेड मिगुएल एंजल फेलिक्स पर। कैसे ये बंदा मेक्सिकन देश में नार्कोस किंग बना, ये हम इस कहानी में जानेंगे। तो आज की वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है। तो भाइयों, त्योहारों का महीना आ चुका है और साथ ही आई है Amazon फ्लिपकार्ट से लेके मिंत्रा पे जबरदस्त सेल्स। तो मेरी तरह आप भी दशहरा से लेके दिवाली की शॉपिंग कर रहे होंगे, पर इसी बीच एक काम की चीज बताता हूँ जिससे शॉपिंग करते करते पैसे बचाओगे भी और कमाओगे भी। तो अगर आप लोग ऑनलाइन रिचार्ज या फिर शॉपिंग करते हो और Amazon, मिंत्रा या अजियो जैसी वेबसाइट्स यूज करते हो, तो इन सब वेबसाइट जाने के बजाय सीधा कैश करो यूज करो ना यार। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो हर ऑनलाइन शॉपिंग पर डिस्काउंट के ऊपर जबरदस्त कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स अलग से देता है। कैशबैक माने हर खरीदे पर पैसा वापस। और सबसे खास बात, कैश करो लिटरली ऑनलाइन शॉपिंग करने के फ्री पैसे देता है, यानी कैशबैक आप लोग अपने अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर सकते हो। Amazon, बिग बाजार, मिंत्रा, अजियो, फ्लिपकार्ट और 1500 प्लस वेबसाइट पर ये तुम्हें घर के राशन, फैशन, जूते, ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेके दवाइयाँ, मोबाइल फोन और रिचार्ज हर चीज पे जबरदस्त कैशबैक देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस ऐप पे खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंडिंग की है। और तो और कैश करो पर अभी ये सारी धाकड़ सेल्स भी लगी हुई है। Amazon सेल स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd अक्टूबर, अजियो बिग बोल्ड सेल स्टार्ट फ्रॉम 30 सितंबर, मिंत्रा फेस्टिवल स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd अक्टूबर। और इस ऐप को यूज करना एकदम आसान है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करते ही मुफ्त के 25 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर और डाउनलोड द कैश करो ऐप सेपरेटली फ्रॉम द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड पुट माई कोड HH25 टू गेट ₹25 बोनस इंस्टेंटली। फिर कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो एंड ऑरेंज बटन दबाते ही कैश करो विल टेक यू टू द पर्टिकुलर वेबसाइट। और उसके बाद नॉर्मली आप लोग जिसे शॉपिंग करते हो वैसे ही शॉपिंग करनी है। और पेमेंट करने के बाद अर्न कैशबैक को माई अर्निंग में जाके आप चेक कर लो, जिसे बैंक में ट्रांसफर कर लो या फिर Amazon वाउचर में कन्वर्ट कर लो। एक और मजे की बात, अगर आप ये ऐप 7 से 8 लोगों को रेफर करते हो जो लोग खूब शॉपिंग करते हैं और उनकी अर्निंग्स के थ्रू इजीली महीने के आप लोग 3000 से 4000 कमा सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो देर किस बात की, इंस्टॉल द एप्लीकेशन एंड स्टार्ट शॉपिंग। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर देना, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें एक नरेटर की आवाज सुनाई जाती है, जिसमें नरेटर बोल रहा था कि ये जो कहानी वो बताने जा रहा है इसकी कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं है, या फिर एक तरीके से बोला जाए तो इसकी कोई एंडिंग ही नहीं है। एंड विजुअल्स में हमें दिखाया जाता है कि मेक्सिकन कार्टेल के लोग एक DEA एजेंट किकी को अगवा करके ले आते हैं एंड उसके साथ आगे क्या होता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, पर ये सब काफी आगे की बात है। असल में मेक्सिकन कार्टेल की शुरुआत कैसी हुई थी ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। मेक्सिको के एक छोटे से गांव सिनालोआ असल में मेक्सिकन डोप स्मगलिंग की बर्थ प्लेस थी और यहाँ गांजे की खेती होती थी और उसे बेचा जाता था। ये जगह असल में पहाड़ों से घिरी हुई थी, इसलिए सिनालोआंस को यहाँ पर चुप के खेती करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। पर सिनालोआ के बाहर जो भी पुलिस वाले थे उनकी नजर हमेशा यहाँ पर बनी रहती थी कि कब वो इस जगह को उखाड़ कर फेंके। फर्स्ट सीन में हम राफा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पत्तों की खेती का एक्सपर्ट था। अब गाइस, मैं गांजे को आपसे पत्ते बोलूंगा। वो सिनालोआ के पत्तों के बिजनेस करने वाले एक बूढ़े आदमी से मिलने जाता है और इनमें आपस में बातें चल ही रही थी कि गवर्नमेंट ने उसी समय सिनालोआन के कारोबार को उखाड़ कर फेंकने के लिए डायरेक्ट आर्मी को भेजा एंड बूढ़े को इन लोगों ने पकड़ लिया। फिर कुछ आर्मी की गाड़ियां राफा के पीछे पड़ गई। और गाइस, मैं आपको बता दूं, सिनालोआ में रहने वाले बच्चे से लेके बूढ़े तक और यहाँ पर रहने वाली हर एक फैमिली सिर्फ पत्तों की ही खेती करते थे। तो जैसे ही आर्मी आई सभी के सभी लोग चर्च में छुप गए। आर्मी ने सारी खेती को जला डाला था और एक भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पर अगेन खेती की जा सके। राफा भी आर्मी से बचते हुए चर्च में जाके छुपता है और आर्मी चर्च को घेर लेती है। वो राफा को वहाँ से निकलने बोलती है पर वो नहीं निकलता। तो ये लोग चर्च पर हमला करने वाले थे। तभी एंट्री होती है मिगुएल फेलिक्स की, जो एक शेरिफ बन के आता है और आर्मी को बताता है कि वो यहाँ का लोकल पुलिस है एंड वो राफा को आराम से पकड़ कर ले जा सकता है, बल्कि वो उसे कब से पकड़ना भी चाहता था। और ये बोल के मिगुएल फेलिक्स चर्च में घुस के राफा को बाहर ले आता है और राफा को बहुत मारता है, इतना कि आर्मी भी उसे नहीं मारती। और आर्मी को वो बोलता है कि अब इसकी अरेस्ट की जिम्मेदारी उसकी है, आप लोग यहाँ से जा सकते हो।
तो आर्मी मिगुएल फेलिक्स की बात सुन के वहाँ से चली जाती है। एंड देन हमें ये पता चलता है कि मिगुएल फेलिक्स असल में एक पुलिस वाला है ही नहीं, वो एक एक्स कॉप था और राफा उसका भाई होता है। फेलिक्स एंड राफा आर्मी के सिनालो के बाहर जाते ही अपने घर पर वापस आते हैं, जहाँ पर मिगुएल की बीवी मारिया भी थी और वो भी दुखी थी कि उनके खेती को उजाड़ दिया गया। मिगुएल अब डिसाइड करता है कि वो अपने कार्टेल के बिजनेस को बाहर ले जाएगा। पर दिक्कत की बात ये थी कि उस समय सिनालोआ में दो बॉस थे, डॉन पेड्रो एंड डॉन नेटो। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। उससे पहले दूसरी तरफ हम एक डीईए एजेंट किकी को देख पाते हैं, जो कैलिफोर्निया में था और वहाँ पर वो कुछ पत्तों के ट्रैफिकर्स को पकड़वाता है। और किकी एक हुनर ऑफिसर था, पर ये उस समय की कहानी है जहाँ पर डीईए एजेंट्स को कोई भी इज्जत नहीं दी जाती थी। जैसे पाब्लो एस्कोबार के टाइम डीईए एजेंट पेनिया एंड स्टीव को काफी इज्जत दी जाती थी, वैसा इस समय में नहीं था। असल में किकी ही वो आदमी बनेगा जो पूरे मेक्सिको, कोलंबिया एज वेल एज यूएस में सभी लोगों की रिस्पेक्ट पाएगा एंड डीईए को भी रिस्पेक्ट दिलाएगा। देन कहानी अगेन फेलिक्स एंड राफा पर फोकस होती है और ये दोनों सिनालो के मीटिंग में जाते हैं, जहाँ पर हम डॉन पेड्रो एंड डॉन नेटो को देखते हैं। और ये सभी लोग परेशान थे कि उनकी खेती को ऐसे कैसे जला दिया गया। और पेड्रो अपने आदमियों को डांट रहा था कि जब ये सब कुछ हुआ तो तुम लोग क्या कर रहे थे। तभी मिगुएल फेलिक्स पेड्रो को एक आइडिया देता है कि इन्हें इनका बिजनेस यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा और दूसरे बड़े सिटी में जाके पुलिस को खरीदना होगा ताकि उनपे कोई भी आंच ना आ पाए। also वहाँ बिजनेस जल्दी ग्रो होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होगा और ये लोग गवर्नमेंट के लोगों को भी घूस खिला के अपनी तरफ ले सकते हैं। पेड्रो को ये आइडिया अच्छा लगता है, पर दिक्कत एक ये थी कि जिस सिटी में ये लोग जाना चाहते थे, यानी कि गाडला जा रहा, वो सिटी अंडर थी नारांजो ब्रदर्स के और वो भी सेम बिजनेस करते थे, पत्तों का। तो उनसे पार्टनरशिप करनी होगी एंड डॉन पेड्रो इस डील को क्रैक करने के लिए मिगुएल फेलिक्स, राफा एंड डॉन नेटो को भेजता है गाडलाजारा सिटी में, जो काइंड ऑफ एक रेगिस्तान था। और यहाँ के नारांजो ब्रदर्स अपने पत्तों को दूसरे सिटी से यहाँ पर मंगवाते थे, यानी यहाँ रेगिस्तान होने के कारण पत्तों की खेती नहीं होती थी। पर फेलिक्स मिगुएल को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। also सेम दूसरी तरफ डीईए एजेंट किकी भी यूएस में रह के ट्रैफिकर्स को पकड़ के बोर हो चुका था और वो डिसाइड करता है इस बिजनेस को जड़ से उखाड़ने का एंड इसीलिए वो अपनी ट्रांसफर मेक्सिको में करवा लेता है। यहाँ पर फेलिक्स, राफा एंड डॉन नेटो भी गाडलाजारा सिटी में आते हैं एंड फेलिक्स राफा को वहाँ के एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में बायोलॉजी टीचर से मिलने भेजता है एंड खुद डॉन नेटो के साथ नारांजो ब्रदर्स के साथ मीटिंग करने के लिए जाता है। इस मीटिंग में दोनों ब्रदर्स में से सिर्फ एक ही भाई आता है। फेलिक्स शांति से इस नारांजो ब्रदर को अपने बिजनेस के बारे में समझा रहा था, पर ये नारांजो ज्यादा अकड़ रहा था और कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं था। तो फेलिक्स इसे गोली से उड़ा देता है, यानी सोच रहे हो गाइस, उन्हीं के एरिया में जाके उन्हीं को मारना। सुन पुलिस आके फेलिक्स को पकड़ लेती है। also राफा भी तब तक बायोलॉजी टीचर से मिलकर यहाँ पर आ चुका था। जब पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी तो फेलिक्स एक चाल खेलता है। वो गाडलाजारा में एक बड़े ऑफिसर को जानता था, बिकॉज एक बार फेलिक्स ने इस ऑफिसर के भाई की जान बचाई थी। तो वो इन पुलिस वालों को बोलता है कि उसे तुम्हारे बड़े ऑफिसर अल अजुल से मिलना है। तो ये लोग उसे अल अजुल के पास ले जाते हैं। फेलिक्स बोलने में एक्सपर्ट था, इसलिए वो अल अजुल को कुछ ही मिनटों में अपने होने वाले बिजनेस के फायदे के बारे में बता देता है। और उसका प्लान था इस रेगिस्तान में 1000 एकड़ में खुद की पत्तों की खेती करना। वो कैसे, ये तो हमें आगे पता चलेगा। अल अजुल भले ही बड़ा पुलिस वाला था पर करप्ट था। असल में वही था जो इस सिटी में नारांजो ब्रदर्स को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। जैसे ही अल अजुल को फेलिक्स की डील अच्छी लगती है तो वो बचे हुए नारांजो भाई को भी वहाँ पर बुला के उसे भी मरवा देता है और फेलिक्स को बोलता है कि आज से सिनालोआन से यहाँ पर बिजनेस कर पाएंगे और उसे पैसे टाइम पर मिल जाने चाहिए, ऐसे वो उसे ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ डीईए एजेंट किकी भी मेक्सिको आ चुका था एंड उसके साथियों को अगर छोड़ा जाए तो सारी मेक्सिकन पुलिस फोर्स करप्टेड थी। बस डीईए एजेंट्स थे जिन्हें कोई भी भाव नहीं देता था और उनसे कोई डरता भी नहीं था। किकी यहाँ पर आके अल अजुल को भी एक बार में देखता है जहाँ सैकड़ों पुलिस वाले भी आए हुए थे। देन एट द एंड ऑफ द एपिसोड डॉन नेटो, राफा एंड फेलिक्स रेगिस्तान के बीचों बीच जाते हैं, जहाँ पर राफा को उस यूनिवर्सिटी कॉलेज के बायोलॉजी टीचर ने बताया था कि एक पॉइंट पर इस रेगिस्तान में काफी पानी है, तो ये लोग वहीं पर अपने पत्तों की खेती कर सकते हैं। और यही तय होता है कि ये लोग इस जमीन को खरीद लेंगे एंड इसी के साथ साथ एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम
डीईए एजेंट्स के टीम को देखते हैं, जो लोग एक जगह पर रेड मारते हैं और एजेंट किकी को खबर मिली थी कि यहाँ पर पत्तों का गोडाउन है। और जब यहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं तो इनके हाथ सिर्फ 250 पाउंड लगते हैं, पर ये सिर्फ उतना था जितने का ट्रैफिकर्स ऑलरेडी पुलिस को 1 महीने में देते थे, यानी कि इन्हें घूस खिलाते थे। सो ये रेड एक तरीके से फ्लॉप गई थी। सुन हम रफा को देखते हैं, जिसने मिगुएल फेलिक्स की मदद से 1000 एकड़ में पत्तों के क्रॉप्स लगा दिए थे। उन्हें उसने पानी भी दिया था। पर सुन जहाँ पर उस बायोलॉजी टीचर ने राफा को कहा था कि इस जगह पर काफी पानी मिलेगा, वहाँ का पानी खत्म हो जाता है और इसी के चलते 1000 एकड़ के पत्ते खराब होने के चांसेस थे। दूसरी तरफ फिलिक्स एयरपोर्ट जाके डॉन नेटो के भतीजे अमाडो से मिलता है। अब गाइज आपको ये अमाडो याद है, काली कार्टेल वाला जो पाचो के साथ था और काली कार्टेल के लिए पाउडर अपने प्लेन से सप्लाई करता था। काली कार्टेल के साथ काम करने से पहले अमाडो ने फिलिक्स के साथ काम करना स्टार्ट किया था और वो शुरुआत में बस एक पायलट था जिसने अभी तक से कार्टेल्स की दुनिया में कदम तक नहीं रखा था। देन हम अगेन राफा को देखते हैं, जो उसी यूनिवर्सिटी में फिर से जाके उस बायोलॉजी प्रोफेसर को उठा कर लाता है और उससे अगेन रेगिस्तान में पानी के दूसरे सोर्स को ढूंढने के लिए बोलता है। अगेन कहानी फिलिक्स पर फोकस होती है, जहाँ वो अपने गैंग में ताकतवर लोग शामिल कर रहा था। वो पाब्लो नाम के एक बंदे को, जो मेक्सिकन सिटी में एक लोकल कार्टेल था, उसे भी साथ मिला लेता है। गाइस ये पाब्लो एस्कोबार नहीं है, ये पाब्लो अलग बंदा है जो मेक्सिकन का लोकल कार्टेल था। पाब्लो एस्कोबार को भी हम आगे जल्दी ही देखने वाले हैं। फिलिक्स इस लोकल पाब्लो को भी अपने प्रॉफिट्स के बारे में बता देता है, जिसके चलते ये बंदा भी उसके टीम में शामिल हो चुका था। देन हम उस बड़े ऑफिसर अल अजुल को देखते हैं, जो अपने बॉस को फिलिक्स के बारे में बोलता है। और गाइस ये पुलिस वाले भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था डायरेक्टरेट फेडरल सिक्योरिटी। और इस ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया गया था, खास मेक्सिको देश के लिए। यानी यूएस गवर्नमेंट में जैसे सीआईए थी, ठीक उसी तरह यूएस ने ही मेक्सिको में एम्बेसी के थ्रू डीएफएस को भेजा। यानी डीएफएस का भी काइंड ऑफ सेम काम था सीआईए की तरह, बस डीएफएस मेक्सिको तक सीमित थी। अगेन कहानी राफा पर फोकस होती है और वो बायोलॉजी टीचर की मदद से दूसरा पानी का सोर्स निकाल लेता है। अब गाइस राफा के सीन्स बीच बीच में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें दिखाए जाते हैं, पर मुझे ये सीन्स इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरी तरफ डीईए एजेंट किकी पुलिस वालों के साथ एक और गोडाउन पर रेड मारता है। इस गोडाउन पर किकी खुद कई दिनों से नजर रखे हुए था और उसने वहां अपनी आंखों से काफी पत्तों के बड़े बड़े बॉक्सेस को देखा था। पर जब ये लोग वहां पर रेड मारते हैं तो रातों रात सामान चेंज हो जाता है और वहां सिर्फ और सिर्फ पाइप्स थे। और हम इसी गोडाउन के पास अल अजुल को खड़ा हुआ देखते हैं और किकी भी उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये काम किसने किया। फेलिक्स तो अभी भी अपने गैंग में लोगों को लगातार शामिल कर रहा था और वो अपनी एक पुरानी दोस्त इजाबेला की मदद से मेक्सिकन कार्टेल को फिलहाल संभाल रहे एक बड़े आदमी फाल्कन अल्बर्टो से मिलने जाता है और उससे पार्टनरशिप की बात करने लगता है। पर फाल्कन अल्बर्टो जो था वो फेलिक्स की बात नहीं सुनता, तो फेलिक्स डिसाइड करता है कि वो उसे कभी फ्यूचर में सबक सिखाएगा। also दूसरी तरफ रफा को पानी का सोर्स मिल गया था और वो काफी खुश था और वो ये खबर भी फेलिक्स को दे देता है। पर गाइस फेलिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो अभी तक से बॉस नहीं बना था। अभी भी उसका बॉस सिनालोवा का डॉन पेड्रो था और एक दिन डॉन पेड्रो मेक्सिको में आता है और फेलिक्स ने जितने भी पावरफुल दोस्त अभी तक से बनाए थे उनसे मिलता है। पर जब मीटिंग में लोकल पाब्लो को पता चलता है कि असली बॉस फेलिक्स नहीं बल्कि डॉन पेड्रो है, तो वो उसके साथ काम करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और लोकल पाब्लो के जाते ही कई सारे और लोग गैंग छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के डॉन पेड्रो को गुस्सा आता है और वो तुरंत फेलिक्स एंड डॉन नेटो को वापस से सिनालोवा ले जाने लगता है। और पेड्रो का प्लान था कि वो फेलिक्स एंड डॉन नेटो को मार देगा। वो फेलिक्स को एक सुनसान जगह पर ले जाने लगता है, पर तभी फेलिक्स ने जो अपना सबसे पावरफुल दोस्त बनाया था यानी कि अल अजुल, उसका भी बॉस फेलिक्स के मदद के लिए वहाँ पर आ जाता है, यानी कि डीएफएस का हेड वॉल्ट ब्रेसलिन। और वो खुद डॉन पेड्रो के कुछ आदमियों को मार देता है एंड गन फेलिक्स को देता है एंड मिगुएल फेलिक्स अपने हाथों से अपने बॉस पेड्रो को जान से मार देता है। और अब से सही मायने में मिगुएल फेलिक्स मेक्सिको कार्टेल का असली हेड बन जाता है, जिसे पुलिस डीपीएस सबका सपोर्ट था। और सारे मेक्सिकन लोकल कार्टेल उसके पास थे
also उसके पास 1000 एकड़ के पत्तों की खेती थी, जो पत्ते असल में अलग किस्म के थे। और गाइस इसी के साथ साथ एपिसोड 2 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में राफा अपने लिए एक बहुत बड़ा विला खरीदता है, बिकॉज जब से उन्हें रेगिस्तान में पानी मिला था एंड फेलिक्स जब से बॉस बना था, इनका धंधा 2 से 3 गुना बढ़ गया था एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर रोज आने लगे थे। फेलिक्स, राफा एंड उसके पार्टनर्स कार्स, प्लेन्स, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगे थे। ये लोग बैंक्स भी खरीद रहे थे और दूसरी तरफ डीईए एजेंट्स को भी पता चल गया था कि उनकी सिटी के बाहर रेगिस्तान में कुछ तो हो रहा है, तो ये लोग सैटेलाइट फोटोज मंगवाते हैं। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरी पुलिस फोर्स करप्ट थी, तो डीईए एजेंट्स को पुलिस के द्वारा कई साल पहले खींची गई फोटोज दी जाती है और तब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और इन इमेजेस को जेन्युइन मान के डीईए एजेंट्स एंड एजेंट कीकी को लगता है कि शायद वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर मिगुएल अपने खुद का एक 5 स्टार होटल भी खोल लेता है और वहीं पर वो अपनी मीटिंग्स करने लगा था और ज्यादातर वो वहाँ पर ही रहता था। उसने गवर्नर से भी दोस्ती कर ली थी और वो उसके होटल में खाना खाने के लिए आया था। अब गाइस सब कुछ सही चल रहा होता है, पर फेलिक्स से एक बहुत बड़ी गलती होती है। वो एक महीने डीएफएस के हेड वॉल्ट को पैसे कम पहुंचाता है और गुस्से में डीएफएस मिगुएल फेलिक्स के कुछ आदमी मार देते हैं। यानी गाइस ये लोग मिगुएल के सिक्योरिटी में तब तक काम के थे जब तक उनकी जेबें भर रही थी। जैसे ही फेलिक्स इन्हें पैसे पहुंचाना बंद करेगा, फेलिक्स का काम तमाम। पर फेलिक्स भी चालाक था, वो लगातार बिजनेस ग्रो कर रहा था एंड डीएफएस पुलिस को बिना ये बताए सिर्फ तय किए गए पैसे ही उन्हें दे रहा था। डीएफएस का हेड वॉल्ट मिगुएल फेलिक्स से मिलके उसे वार्निंग देता है कि पैसे टाइम पर दिया करो वरना मारे जाओगे। दूसरी तरफ एक बार में राफा की मुलाकात एक लड़की सोफिया से होती है और वो प्यार में पड़ जाता है। देन हम कीकी को देखते हैं, जो बस ये कंफर्म करने के लिए रेगिस्तान में जाता है कि कहीं सच में वहाँ पर कुछ चल रहा है या नहीं। और वो वहाँ पर कई सारी गाड़ियों को नोटिस करता है जो वहाँ से जा रही थी, तो वो रात होने का इंतजार करता है और कुछ गाड़ियों का पीछा करके वो एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर एक छोटा सा गाँव बसा हुआ था और यहाँ पर वो मजदूर रहते थे जो फेलिक्स एंड राफा के उस 1000 एकड़ की खेती में काम करते थे। तो कीकी वहाँ पर एक जरूरतमंद बन के एक आदमी को कुछ पैसे देके उससे डील करता है और वहाँ पर क्या क्या चल रहा है ये देखने के लिए वो उनके साथ शामिल हो जाता है। जैसे ही सुबह के 4-5 बजते हैं, सभी मजदूरों को लेने के लिए एक बस आती है एंड उनके मुंह पर कपड़े ढक दिए जाते हैं और कीकी के भी, और कई घंटों तक इन्हें ट्रैवल कराया जाता है। और जब इनके मुंह से मास्क हटाए जाते हैं, सुबह हो चुकी थी और ये लोग खेती में पहुंच चुके थे। एजेंट कीकी वहाँ ना चाहते हुए भी काम करता है और वहाँ की सारी डिटेल्स ले लेता है। पर दिक्कत की बात ये थी कि उसे इस लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये जगह रेगिस्तान के बीच आखिर है कहाँ। देन इस एपिसोड में ज्यादा खास कुछ भी नहीं है, बस मिगुएल फेलिक्स के होटल में गवर्नर के बेटे की शादी होती है और यहाँ पर एक बड़ी पार्टी भी थी। इस पार्टी में वो लड़की भी आई हुई थी जिससे राफा को प्यार था, यानी कि सोफिया। तो राफा उसे पार्टी से बाहर पुल के पास ले जाता है और ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ एजेंट कीकी फेलिक्स एंड राफा की गैरकानूनी पत्तों की खेती देख के सारी जानकारी लेके वापस आता है और तभी उसे उसकी वाइफ को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी और वो एक बच्ची को जन्म देती है। देन अगले दिन एजेंट कीकी अपने सीनियर डीए एजेंट्स को फेलिक्स के खेती की जानकारी देता है और अब ये लोग इस चीज का पूरी तरीके से पता लगाने का सोचते हैं। और इसी के साथ साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम राफा की गर्लफ्रेंड सोफिया को देखते हैं और उसके घर पर पार्टी थी और तभी इतने लोगों में 2 गुंडे गन लेके घर में घुस आते हैं। वो सोफिया के पिता पे गन तान के सबको नीचे बैठने बोलते हैं। देन सोफिया को उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं एंड जब ये लोग कार में थोड़ी दूर थे तो हमें पता चलता है कि ये गुंडे कोई और नहीं राफा एंड उसका दोस्त था और सोफिया भी इनसे मिली हुई थी। राफा एंड सोफिया असल में साथ रहना चाहते थे पर सोफिया के परिवार को ये मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ हम डीए को देखते हैं जो लगातार फेलिक्स का पता लगा के रोज उसका पीछा करने की कोशिश करते थे, पर हमेशा फेलिक्स के डीएफएस गार्ड या उसके आदमी डीए को किसी न किसी कारण रोक देते थे, जैसे उनके गाड़ी के बीच में आ जाना, डीए की गाड़ियों को पंचर करवा देना एक्सेट्रा। तो फेलिक्स डीए के हाथ नहीं लग रहा था। ये देख के डीए ने सोचा बड़ी मछली हाथ नहीं लग रही है तो छोटी ही मछली सही, और उन्होंने फेलिक्स के बजाय राफा को अपना टारगेट बनाया। फेलिक्स का एम्पायर बढ़ रहा था और फेलिक्स ने मेक्सिको का सबसे बड़ा कार्टेल बना लिया था और मेक्सिको में 1-2 को छोड़ के कोई भी उसका दुश्मन नहीं था। पर राफा ने एक गलती कर दी। उसने जिस लड़की सोफिया को उसी के घर से उठाया था, उसका पिता मेक्सिको की सबसे पावरफुल पार्टी का एक बड़ा नेता था
और उसके पास काफी पावर थी। उसे जब पता चला कि राफा ने उसके बेटे को पकड़ा है तो उसने मेक्सिकन प्रेसिडेंट के द्वारा फेलिक्स पर दबाव डाला। एंड फेलिक्स के पास भले ही सारे पुलिस वाले एंड डीएफएस थी, पर प्रेसिडेंट से पंगा लेना यानी कि आर्मी से जंग ये उसे पता था। इसलिए वो राफा को समझाने के लिए जाता है। वो उससे मिलके उसे सोफिया को वापस छोड़ने बोलता है। राफा मान भी गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। मेक्सिकन प्रेसिडेंट ने गाडलाजारा सिटी में एक और संगठन को उतार दिया था और उसका हेड था सब कमांडर कैल्डेरोनी, और उसने अपने लोगों को राफा को पकड़ने का ऑर्डर भी दे दिया था। और तो डीए को भी उसने अपने में शामिल कर लिया था। और डीए एजेंट्स वहाँ पर आके कैल्डेरोनी को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि राफा एक पुरानी कार में शहर भर घूमता है और उसका विला यहाँ पर होने के चांसेस है। तो ये लोग सब कुछ तय करके 20 मिनट में ही उसे पकड़ने के लिए सिटी में निकल पड़ते हैं। और हर एक जगह पर राफा को पकड़ने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग एंड पुलिस घूमने लगते हैं। पर फेलिक्स राफा को बचाने के लिए उसे अपनी कार में छुपा लेता है और सिटी से बाहर जाने लगता है। और पुलिस उसके जेब में थी ही तो वो उसे छुपा देता है। एंड डीएफएस के हेड से मिलके उसे मेक्सिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को कॉल लगाने बोलता है ताकि वो राफा के सर्च को रुकवा दे। डीएफएस का हेड वॉल्ट कहता है कि वो ये कर तो देगा, पर मेक्सिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस उसकी बात मानेगा या नहीं ये वो नहीं जानता, पर वो कोशिश जरूर करेगा। दूसरी तरफ कमांडर कैल्डेरोनी एंड डीईए पूरे फोर्स के साथ राफा के विला में घुसते हैं और वहाँ पर सब कुछ तोड़फोड़ कर देते हैं ताकि राफा को पता चले ये लोग यहाँ पर आए थे और वो ज्यादा दिन तक नहीं भाग पाएगा। also राफा के मेक्सिको के सभी घरों में भी रेड की जाती है, पर वो किसी भी घर में नहीं मिलता। हम डॉन नेटो को देखते हैं जो राफा को सेफली एक नए घर में लेकर गया था और उसे वो वहाँ पर रहने के लिए बोलता है। एजेंट किकी एंड कैल्डेरोनी एक आदमी का पता लगाते हैं जो राफा के लिए काम करता था। तो कैल्डेरोनी उसे एक क्लब में ढूंढ के उसे धमका के पता करता है कि असल में राफा टायरा ब्लैंका में है जो गाडलाजारा सिटी के काफी करीब है। दूसरी तरफ फेलिक्स एंड अमाडो दोनों एक बिजनेस के काम के लिए किसी शहर गए थे और वो दोनों भी अकेले थे और ये यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। इन्हें वहाँ पर कुछ लोग पकड़ लेते हैं और ये लोग आर्मी के लोग थे। अमाडो एंड फेलिक्स को बहुत मारा जाता है। असल में इन आर्मी वाले लोगों को लगा था कि ये दोनों कोई दुश्मन है जो यहाँ पर जासूसी करने के लिए आए हैं, पर बाद में कंफ्यूजन सॉल्व करने के बाद इन्हें वहाँ से छोड़ दिया जाता है। पर फेलिक्स ने आज तक जितनी मार नहीं खाई होगी उतनी मार वो यहाँ पर खा लेता है। दूसरी तरफ डीए एजेंट किकी एंड कैल्डेरोनी अपने एक दोस्त की मदद से टेलीफोन टैपिंग करने लगते हैं जो टायरा ब्लैंका में सभी घरों की टैपिंग कर रहे थे। और ये लोग वेट कर रहे थे कि कब राफा गलती करे और किसी को कॉल करे अपने हाइड आउट से। एंड राफा वो गलती कर देता है, वो सोफिया को कॉल कर देता है अपने हाइड आउट से और उसके हाइड आउट का पता डीए एंड कमांडर कैल्डेरोनी को तुरंत पता लग जाता है और ये लोग वहाँ पर रेड मारने जाते हैं। सभी राफा के घर को घेर लेते हैं एंड एजेंट किकी एंड कैल्डेरोनी राफा को अपनी आंखों से दरवाजे के पीछे देख पा रहे थे और ये अंदर घुसे इससे पहले ही इन्हें ऊपर डिफेंस सेक्रेटरी से ऑर्डर मिलता है तुरंत वहाँ से निकलो और मिशन अबॉर्ट करो। और ये डिफेंस सेक्रेटरी को पटाया था फेलिक्स के लिए काम करने वाले डीएफएस हेड वॉल्ट ने। और मेक्सिकन डिफेंस सेक्रेटरी को फेलिक्स ने काफी पैसे भी खिला दिए थे जिसके चलते उसने इन्हें पीछे हटने का ऑर्डर दे दिया था। एंड ना चाहते हुए भी कमांडर एंड डीए को पीछे हटना पड़ता है और राफा इतने क्लोज होने के बावजूद इनके हाथ नहीं लग पाता। एट द एंड ऑफ द एपिसोड अगली सुबह राफा फेलिक्स से आके मिलता है एंड उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। अब फेलिक्स का प्लान था अपना धंधा 15 गुना बढ़ाने का और इस धंधे को बढ़ाने के लिए फेलिक्स पत्तों को छोड़ के पाउडर के बिजनेस में उतरने का डिसाइड करता है और कोलंबिया में जाने का डिसाइड करता है जहाँ पर 2 कार्टेल्स थी। और उन दोनों कार्टेल्स के बारे में आप लोग तो जानते ही होगा। एक कोलंबिया का बेताज बादशाह यानी कि पाब्लो एस्कोबार की मेडेलिन कार्टेल एंड दूसरी काली कार्टेल। अब इन लोगों से मुलाकात करनी है इसलिए वो अपनी पुरानी दोस्त इजाबेला की मदद लेता है और उसके साथ वहाँ जाने का सोचता है। और गाइज इसी के साथ साथ एपिसोड 4 यहाँ पर एंड हो जाता है। अब गाइज एपिसोड 5 काफी इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम फेलिक्स एंड इजाबेला को देखते हैं और ये दोनों मेक्सिको में एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो थोड़े से अमाउंट में कोलंबिया से पाउडर मंगवाता था और वो भी दोनों कार्टेल से यानी कि पाब्लो की मेडेलिन कार्टेल एंड काली कार्टेल से। तो फेलिक्स उसे बोलता है कि उसे ऐसे कोलंबियन कार्टेल से डील करनी है जो लोग शांत एंड सपोर्टिव हो। और ये आदमी फेलिक्स को काली कार्टेल सजेस्ट करता है बिकॉज पाब्लो की मेडेलिन कार्टेल काफी गुस्से वाली थी। तो फेलिक्स अगले 2 दिन में काली कार्टेल से मीटिंग फिक्स करता है और अगले दिन अपने बीवी को उसके बिजनेस चेंज के बारे में बोल के
इजाबेला के साथ कोलंबिया चला जाता है। तब तक डीए भी काफी हाईटेक हो चुकी थी। असल में डीए को यूएस सपोर्ट मिल गया था और उन्हें एक बड़ा सा फोन टैपिंग डिवाइस दिया गया था, जिससे सारे गाडलाजारा सिटी के फेलिक्स के कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा जा सकता था और उन्हें काफी चीजें पता चल रही थी, जैसे उसके गैंग में कौन कौन लोग हैं, उनके नाम क्या क्या है और वो लोग किस वक्त कहाँ पर ट्रैवल करते हैं। और इससे आगे इन्हें काफी फायदा भी होने वाला है। अगेन कहानी फेलिक्स पर आती है और वो काली कार्टेल से मीटिंग करके उन्हें बोलता है कि वो मेक्सिको में पत्तों का बिजनेस चलाता है और उसके अंडर मेक्सिको का सबसे बड़ा कार्टेल है, तो तुम लोग उसे पाउडर प्रोवाइड करो। वो उसे नॉर्थ अमेरिका में बेचा करेगा और उसे एक एडवांटेज भी है, मेक्सिको से नॉर्थ अमेरिका जाना काफी आसान है और वहाँ पर बाय रोड भी जाया जा सकता है। तो काली कार्टेल मान जाती है और अपने पहले प्लेन की डिलीवरी अगले वीक से स्टार्ट करने का वो वादा करती है। एंड गाइस, काली कार्टेल में हम इस मीटिंग में 4 में से 3 पार्टनर्स को देख पाते हैं, यानी कि मिगुएल, चेपे एंड पाचो को। इनसे मीटिंग करने के बाद फेलिक्स एंड इजाबेला बाहर आए ही थे कि गेस व्हाट, हम पाब्लो एस्कोबार के खास आदमी ब्लैकी को वहाँ पर देख पाते हैं, जो फेलिक्स एंड इजाबेला को उठा के पाब्लो के पास मेडेलिन में ले जाते हैं। और रात होते ही पाब्लो फेलिक्स से मिलता है और वो स्टार्ट में फेलिक्स को वार्निंग देता है कि उसके बिजनेस में टांग क्यों अड़ा रहे हो। तो फेलिक्स पाब्लो को समझाता है कि वो उल्टा काली एंड मेडेलिन के बिजनेस को ग्रो करवा सकता है। पाब्लो पूछता है कि तुम्हारा तो पत्तों का बिजनेस मेक्सिको में अच्छा चल रहा है, तो तुम पत्तों के बिजनेस को छोड़ के पाउडर के बिजनेस में क्यों उतर रहे हो। तो फेलिक्स बोलता है कि उसे काफी पैसे चाहिए, उसे बहुतों को पैसे खिलाने पड़ते हैं और उसने एक बात नोटिस की है कि हम जैसे लोगों को इस दुनिया पर कंट्रोल करते रहना चाहिए, वरना ये दुनिया हमें कंट्रोल करने लगेगी। पाब्लो को फेलिक्स अच्छा लगता है और वो भी अपना माल एक प्लेन में नेक्स्ट वीक से मेक्सिको भेजने का वादा करता है। और ब्लैकी डील के बाद अगेन फेलिक्स एंड इजाबेला को वापस से काली एयरपोर्ट पर छोड़ देता है एंड मिगुएल फेलिक्स अपने प्लेन से वापस मेक्सिको आ जाता है। अगले दिन जब राफा को पता चलता है कि वो लोग बिजनेस को चेंज कर रहे हैं, तो वो नाराज था, बिकॉज राफा पत्ते को ग्रो करने में एक्सपर्ट था और दुनिया के 40% पत्तों को अकेले फेलिक्स एंड राफा बेचते थे। तो राफा पाउडर के बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं था। देन फेलिक्स के गार्ड्स यानी कि डीएफएस एंड पुलिस वाले डीए के दोस्त यानी कि एजेंट कीकी के दोस्त को एक होटल में जाके मार देते हैं, जिसने डीए को फोन टैपिंग डिवाइस इंस्टॉल करने में मदद की थी। ऑल्सो वो लोग एक डीए एजेंट के घर के बाहर जाके गोलीबारी करने लगते हैं एंड उसके कार पर गोलियां चला के उसे वार्निंग देते हैं कि फेलिक्स का पीछा करना छोड़ दो, वरना अगली बार तुम लोग मारे जाओगे। एट द एंड ऑफ द एपिसोड एजेंट कीकी एंड बाकी के एजेंट्स यानी कि डीए हेड हाईमे और उसकी टीम उस होटल में मिलते हैं जहाँ पर उनके दोस्त को मार दिया गया था। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि फेलिक्स के पत्तों की खेती को ये लोग हेलीकॉप्टर से ढूंढ के उस खेती को जला देंगे। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 5 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 6 के शुरुआत में डीए एजेंट्स फोन टैपिंग की मदद से ये पता लगा लेते हैं कि फेलिक्स की एक पैसों की डिलीवरी अमेरिका में प्लेन से जाने वाली है। तो एजेंट कीकी और बाकी की डीए एजेंट्स अपनी फोर्स की मदद से प्लेन को घेर लेते हैं और उस प्लेन से $6 मिलियन सीज कर लेते हैं। अब डीए के लिए ये बड़ी जीत थी, पर मिगुएल फेलिक्स के लिए $6 मिलियन $6,000 के बराबर थे, तो उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। देन अगले दिन हम फेलिक्स को देखते हैं जो मेक्सिको में एक ऐसे आदमी से मिलने जाता है जिसकी अमेरिका में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में पहचान थी और उसे इस आदमी का सपोर्ट चाहिए था यूएस में पाब्लो एंड काली के माल को उतरवाने के लिए। पर ये आदमी फेलिक्स से ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तो फेलिक्स उस आदमी के भतीजे से मिलता है, तो उसका भतीजा बोलता है कि उसके अंकल को थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करने के लिए, तब तक तुम कोलंबियन पाउडर वाले प्लेन्स को रोक कर रखना। ये सुन के फेलिक्स नाराज था और वो फिर से अपने प्लेन से गाडलाजारा सिटी वापस आ जाता है। तो डीएफएस हेड वॉल्ट उससे एयरपोर्ट पर आके मिलता है और उसे धमकाने लगता है कि तुमने बिना परमिशन के बिजनेस को चेंज करने का कैसे फैसला किया। फेलिक्स अब वैसे भी टेंशन में था, इसलिए वो वॉल्ट को गालियां देके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एजेंट कीकी अपने साथी के साथ फेलिक्स के अमेरिकन बैंक्स को हैंडल कर रहे बैंकर थॉमस को अमेरिका में जाके गिरफ्तार करता है और उसे धमका के बोलता है कि अभी तुम्हारे बैंक चलो। वहाँ से फेलिक्स को कॉल लगा के झूठ बोलो कि डीए एजेंट्स को तुम्हारे उस 6 मिलियन कैश के साथ कल रात की रेड में एक फाइल भी मिली है जिसमें तुम्हारे यूएस के सारे बैंक्स की जानकारी है और ये सारे पैसों की जानकारी अगर यूएस गवर्नमेंट की नजर में आई तो तुम गए। और ये सुन के फेलिक्स खुद अमेरिका जरूर आएगा, ऐसा डीए एजेंट्स को पक्का यकीन था और वो यहाँ पर आके अपने अकाउंट्स को अपने सिग्नेचर करके दूसरे बैंक्स में ट्रांसफर करने की भी कोशिश करेगा और तभी डीए एजेंट्स मिलके इसे पकड़ लेंगे। ऐसा इनका प्लान तय होता है। थॉमस भी बात मान लेता है
एंड फेलिक्स को ये खबर देता है और ये सुन के फेलिक्स की टेंशन डबल हो गई थी बिकॉज उसने कोलंबिया में पाब्लो के प्लेन को आने से रोका था और अगर पाब्लो को गुस्सा आया तो वो फेलिक्स को कभी भी मरवा सकता था। ये फेलिक्स अच्छी तरीके से जानता था, पर जब तक अमेरिका में उसके कनेक्शंस पाउडर भेजने के लिए नहीं लगते तब तक मिगुएल फेलिक्स को रुकना ही था। और अब तो ये बैंक की दूसरी मुसीबत भी उस पर आ गई थी और ये दो कम थी कि तीसरी टेंशन भी आ जाती है। असल में डीईए ने आर्मी की हेल्प ली थी एंड फेलिक्स का भाई राफा एंड डॉन नेटो जहाँ पर छुपे हुए थे वहाँ पर अटैक करवा दिया। इस अटैक में डॉन नेटो एंड राफा के कई सारे आदमी मारे जाते हैं, पर तब तक आर्मी से बच के डॉन नेटो एंड राफा अपने 2-3 खास आदमियों के साथ गाड़ी से भागने में कामयाब हो गए थे। अब फेलिक्स अपने ऑफिस में बैठा हुआ ही था तो वो डिसाइड करता है कि चलो अमेरिका में जाके अपने बैंकर से मिल के पैसों की बात निपटा ली जाए। तो वो बाय रोड अकेला ही निकल पड़ता है और यूएस चेक पोस्ट पर जैसे ही वो अपने कार के साथ पहुंचता है वो अपना फेक पासपोर्ट वहां पर दिखाता है और डीए एजेंट स्नाइपर एंड टीम के साथ चेक पोस्ट के उस पार बैठे हुए थे कि कब फेलिक्स बॉर्डर क्रॉस करे और कब ये लोग उसे या तो गिरफ्तार करे या तो मार दे। पर चेक पोस्ट पर ही वहाँ के चेकर के फोन पे फेलिक्स के लिए एक कॉल आता है और उस कॉल पर वो आदमी था जिसके यूएस में कनेक्शंस थे और उसी आदमी ने फेलिक्स के लिए कोलंबियन पाउडर यूएस में ले जाने की परमिशन ले ली थी। यानी अब फेलिक्स बिना किसी से डरे पाब्लो की मेडिलिन कार्टेल के एंड काली कार्टेल के पाउडर को यूएस में बेच सकता था। और तो और उसी फोन पे फेलिक्स को वो आदमी ये भी बोलता है कि बॉर्डर क्रॉस मत करना, असल में तुम्हारे प्लेन में कोई भी बुक नहीं मिली थी, बस $6 मिलियन पाए गए थे और ये डीए एजेंट्स का ट्रैप है तुम्हें पकड़ने के लिए। अब ये बात पता लगते ही फेलिक्स अपनी कार से उतर के बिना यूएस जाए सीधा पैदल रिटर्न चला जाता है और अपने आदमियों को कॉल करके दूसरी गाड़ी से वापस घर चला जाता है। यानी उसकी सारी टेंशन अब खत्म हो गई थी। उसे यूएस में पाउडर ले जाना अलाउ हो गया था। उसके बैंक का कोई भी मैटर था ही नहीं, असल में वो ट्रैप था जिस ट्रैप से वो बच गया था। अल्सो आर्मी के हमले में डॉन नेटो एंड राफा भी बच गए थे। यानी कि जो 3 टेंशन उसे आई थी वो तीनों की तीनों टेंशन चली गई थी और वो खुश था। और यहाँ पर दूसरी तरफ डीए जो थी वो अपने इस हार के चलते काफी निराश थी, खास करके एजेंट की। तो वो अपने घर पर आके बहुत रोता है और अगले ही दिन काली कार्टेल से पहले पाब्लो एस्कोबार का मेडेलिन कार्टेल ही पहला पाउडर से भरा हुआ प्लेन मेक्सिको भेज देता है ताकि फेलिक्स इस प्लेन के अंदर का माल अमेरिका में ले जाके बेच सके। और गाइस इस प्लेन में बैठ के पाब्लो एस्कोबार का एक और खास आदमी पॉइजन आया हुआ था। और गाइस इसी के साथ साथ एपिसोड 6 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में एक आदमी आके डॉन नेटो के बेटे के कार पर पेशाब कर रहा था, इसलिए डॉन नेटो का बेटा उस आदमी से झगड़ने लगता है और उनमें आपस में काफी हाथापाई होने लगती है। अब हाथापाई होता देख के नेटो के बेटे का जो एक दोस्त था वो गन निकाल लेता है और गन निकाल के गोली चला देता है, पर वो डॉन नेटो के बेटे को गलती से लग जाती है, जिसके चलते डॉन नेटो का जो बेटा था वो इस एक्सीडेंट में मारा जाता है। डॉन नेटो को ये बात जैसे ही पता चलती है वो अपने बेटे के लाश के पास आके बहुत रोता है। देन दूसरी तरफ हम फेलिक्स को देखते हैं जिसका बिजनेस सच में पहले से 15 गुना बढ़ गया था और उसका पाउडर का बिजनेस में हाथ माहिर होने लगा था। पर उसी का भाई राफा दूसरी तरफ काफी नाखुश था बिकॉज जब से फेलिक्स ने पाउडर में इन्वेस्ट किया था वो राफा के पत्तों की तरफ देख भी नहीं रहा था और 1000 एकड़ की पत्तों की खेती वैसे ही पड़ी हुई थी। ऑल्सो फेलिक्स को गार्ड करने वाला डीएफएस हेड वॉल्ट एंड उसकी फोर्स फेलिक्स से दुगना पैसा मांगने लगी थी, पर फेलिक्स ने डीएफएस के हेड यानी कि वॉल्ट के लिए कुछ और ही सोच कर रखा था और वो क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और गाइस फेलिक्स डीएफएस के हेड से बात करके अपने ऑफिस में आया ही था कि इजाबेला उससे बिजनेस का 20% मांगने लगती है। यानी बिजनेस ग्रो हुआ नहीं कि फेलिक्स से लोग पैसे मांगने आ रहे थे और इससे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। देन राफा जो है वो एक बार में अपने दोस्त के साथ था तो उसे सोफिया वहाँ पर दिखती है और वो अब फेलिक्स के एयर रूट को संभालने वाले अमाडो की गर्लफ्रेंड बन गई थी। और ये देख के राफा को काफी गुस्सा आता है और वो बार में ही अमाडो को गन से मारने वाला था उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, पर इंस्टेड वो हवा में गोलियां चला के गुस्से में वहां से चला जाता है बिकॉज उसमें उसी के बिजनेस का नुकसान था। देन हम डीए एजेंट्स के हेड हाइमे एंड एजेंट कीकी को देखते हैं जो उनका एक दोस्त फ्रेडो जो एक पायलट भी था उसकी मदद से रेगिस्तान को ऊपर से चेक करने बोलते हैं कि कहीं रेगिस्तान के बीचों बीच कोई बड़ी पत्तों की खेती है या नहीं ये देखने के लिए। तो उनका दोस्त फ्रेडो डीए को अगले दिन इंफॉर्मेशन देने का वादा करता है एंड डीए का पूरा प्लान था कि वो अब फेलिक्स के इस खेती को उजाड़ देंगे। दूसरी तरफ डॉन नेटो अपने बेटे के मौत का बदला उसके दोस्त को मार के ले लेता है जिसने गलती से उसे गोली मारी थी। देन फेलिक्स अपने सारे कार्टेल के पार्टनर्स को अपने ही होटल में एक मीटिंग के लिए बुला लेता है और अपने न्यू बिजनेस के बारे में बोलता है और हर एक आदमी को नया काम सौंपता है
कि इस बार उसे क्या क्या करना है। और यहाँ पर फेलिक्स के गैंग के कुछ लोग फेलिक्स से नाराज थे कि उसने बिजनेस को पत्तों से पाउडर में शिफ्ट क्यों किया, भले ही इनके पास पैसे ज्यादा आने वाले थे। पर अब ये लोग आसानी से टारगेट भी बन सकते थे और गवर्नमेंट कभी भी इनके खिलाफ एक्शन ले सकती थी। राफा तो अभी भी काफी गुस्सा था और वो फेलिक्स की बिना कोई बात सुने ही मीटिंग छोड़कर चला जाता है और अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में रात को खाना खाने जाता है, जहाँ पर सभी लोग गाना सुनते हुए खाना खा रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे। तभी उसी होटल में दो अमेरिकन टूरिस्ट आते हैं जो उस होटल में लगे हुए मेक्सिकन स्लोगन्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। पर राफा एंड उसके दोस्तों को लगता है कि ये दोनों लोग उन्हीं की तरफ देख के कुछ लिख रहे हैं और उन्हें लगता है ये दोनों डीए एजेंट्स हैं। तो राफा अपने आदमियों के साथ मिलके इन दोनों को मार देता है और इन दोनों को मार के आगे इनको काफी भारी पड़ने वाला था। दूसरी तरफ फेलिक्स भी जब अपने 5 स्टार होटल में था तो अगेन डीएफएस का हेड उस पे दादागिरी करके उससे एक्स्ट्रा पैसे मांगने आता है और इस बार फेलिक्स को डीएफएस हेड वर्ड की कोई भी जरूरत नहीं थी। फेलिक्स अब इस पोजीशन में था, उससे भी हायर लेवल के लोग वो अपने साथ रख सकता था। इसलिए फेलिक्स इस डीएफएस के हेड को, जिसने स्टार्ट से अब तक यूएस गवर्नमेंट का होने के बावजूद मेक्सिकन कार्टेल एंड फेलिक्स को गार्ड किया था, उसे ही फेलिक्स अपने हाथों से मार देता है। और अल अजुल भी वहीं पर था और वो ये सब कुछ अपने आंखों से देखता है, पर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज डीएफएस का हेड मरते ही अल अजुल को ही प्रमोशन मिलने वाला था। तो वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। एंड गाइज इसी के साथ साथ एपिसोड 7 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। अब गाइज आने वाले एपिसोड 8, 9 एंड 10 की कहानी काफी दिलचस्प एंड खौफनाक है एंड लिटरली एक पॉइंट पर मैं खुद काइंड ऑफ इमोशनल हो गया था। तो गाइज इन तीनों एपिसोड्स में बहुत ज्यादा एक्शन है तो ये जल्दी खत्म होंगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली तीनों एपिसोड साथ में समझाने वाला। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में डीए एजेंट्स को पता चल गया था कि रेगिस्तान में फेलिक्स एंड राफा के पत्तों की खेती कहाँ पर है और डीए एजेंट्स की पूरी फोर्स ने एजेंट किकी के अंडर रह के कुछ हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रक्स में लोग भर के इस पत्तों की खेती पर अटैक किया था। पर इस समय राफा भी यहीं पर था। इस अटैक में आर्मी ने राफा के लगभग सारे आदमियों को मार दिया था, पर राफा फिर से यहाँ से अपने 2-3 खास आदमी लेके भाग जाता है। पर ये 1000 एकड़ की खेती अब डीए एंड आर्मी के हाथ में लग जाती है और इसे पूरा तोड़ के सब कुछ जला दिया जाता है। और ये आज तक के हिस्ट्री में सबसे बड़ी कार्टेल रेड थी जिसमें एक ही जगह पर इतने पत्तों का माल पाया गया था। और डीए ने जब ये कर दिखाया तब अमेरिकन गवर्नमेंट की नींद खुली एंड उन्होंने थोड़ा सा डीए को सीरियसली लेना स्टार्ट किया बिकॉज ये जो रेड हुई थी इसमें एक ही जगह में 1985 के समय में $2.5 बिलियन का माल मिला था। 1985 का समय हो या फिर आज का समय, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये होने के बाद फेलिक्स ने राफा एंड नेटो को अपने ऑफिस में बुलाया एंड फेलिक्स को ज्यादा टेंशन लग नहीं रहा था बिकॉज फेलिक्स एंड डॉन नेटो पहले ही पत्तों के बिजनेस को पीछे छोड़ चुके थे। पर राफा के दिमाग में गुस्सा चढ़ चुका था तो राफा की खुशी के लिए फेलिक्स उस यूएस वाले बड़े आदमी के भतीजे से मिलता है जिनके यूएस गवर्नमेंट में बड़े कनेक्शंस थे और उसने ही फेलिक्स को यूएस में पाउडर उतारने को अलाउ किया था। अब गाइस मैं हर बार इस आदमी को यूएस वाला बड़ा आदमी जिसके कनेक्शन से ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पूरे सीरीज में इस हाई लेवल आदमी का नाम हमें रिवील किया ही नहीं गया है बिकॉज शायद वो किसी बड़े पोस्ट पर था एंड उसके नाम को आखिर तक कभी सामने लाया ही नहीं गया। फेलिक्स इस आदमी के भतीजे से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि उसे उसके अंकल से खुद मिलना है, पर भतीजा मना कर देता है बिकॉज उसका अंकल किसी से भी नहीं मिलता था और हमें इस आदमी की बस शक्ल दिखाई गई है जो ये बूढ़े आदमी की शक्ल है। तो फेलिक्स इस भतीजे की बात ना सुन के इस हाई लेवल आदमी को एक दिन जाके होटल में मिलकर आता है, पर अब काफी देर हो चुकी थी और 1000 एकड़ की खेती तो चली गई थी। तो ये आदमी अब फेलिक्स की मदद करने से मना कर देता है बिकॉज ये मामला अब अमेरिका के पास पहुंच चुका था। दूसरी तरफ डीए एजेंट्स काफी खुश थे और उनकी पार्टी चल रही थी और तो और यूएस गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इन्हें सीरियसली लेके कुछ हायर ऑफिशियल्स को इन्होंने अब तक 4 साल की हुई मेहनत पर फोकस करने के लिए भेजा था ताकि फेलिक्स एंड राफा को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। तो डीए हेड हाइमे एंड किकी इन ऑफिसर्स को सारे डिटेल्स देते हैं और जब ये होता है उस यूएस वाले बड़े आदमी को जिसका हम इमेजिनरी नेम रखते हैं डांटे, तो डांटे डर जाता है और उसे लगता है कि शायद डीए को ये भी पता चल गया होगा कि फेलिक्स के पाउडर ट्रांसफर की परमिशन उसी ने दी है। तो वो बड़ा आदमी यानी कि इमेजिनरी डांटे एक चाल खेलता है। वो पहले से ही गुस्सा राफा के कंधे पर बंदूक रखता है और राफा एंड डीएफएस हेड अल अजुल के जरिए डीए एजेंट किकी को वो अगवा करवा के राफा के ही विला में रखवा देता है ताकि अगर आगे कुछ हो तो राफा का ही नाम सामने आए। और वहीं पर एजेंट किकी पर काफी जुल्म किया जाता है, उसे शॉक देके उससे ये पता लगवाने की कोशिश की जाती है
कि डीए की लिस्ट में इस बड़े आदमी के यानी कि डांटे का नाम है या नहीं, पर किकी मुंह नहीं खोलता। अब सुबह से किकी घर पर नहीं आया था। ये देख के किकी की वाइफ मीका डीए हेड हाइमे को कॉल लगा देती है और अब आधी रात हो चुकी थी। तो अगली ही सुबह डीए के द्वारा एजेंट किकी की सर्च स्टार्ट होती है। पर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डीए के अलावा काफी कम पुलिस वाले ऐसे थे जो मेक्सिको कार्टेल के लिए काम नहीं करते थे, इसलिए कोई भी इस सर्च में डीए की मदद नहीं करना चाहता था। और तो और उल्टा सभी कार्टेल का ही सपोर्ट कर रहे थे। तो डीए के रिक्वेस्ट पर यूएस एम्बेसडर मेक्सिको की गवर्नमेंट से बात करके एक बड़े से सर्च टीम को डिप्लॉय करते हैं और इस सर्च टीम में काफी ईमानदार लोग थे। दूसरी तरफ फेलिक्स अब टेंशन में था बिकॉज फेलिक्स जानता था कि राफा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है उस यूएस के बड़े आदमी यानी कि डांटे की बातों में आके, बिकॉज डांटे ने तो राफा के नाम से किकी को अगवा किया था। तो अगर अमेरिका एक्शन लेगी तो नाम सामने राफा का ही आएगा। ये देख के फेलिक्स एंड डॉन नेटो राफा को कहीं प्लेन से दूर भेजने लगते हैं और जो कि गवर्नमेंट ने एजेंट किकी को ढूंढने के लिए एक सर्च टीम दी थी, तो लगातार कार्टेल्स के फोन टैप किए जा रहे थे। और जैसे ही सर्च टीम को ये पता लगता है कि राफा को फेलिक्स एंड डॉन नेटो प्लेन से कहीं पर भेज रहे हैं, तो सर्च टीम एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकल पड़ती है एंड राफा को प्लेन में जाने से पहले ही रोक लिया जाता है। और दोनों टीम के आदमी यानी कि सर्च टीम के आदमी और राफा के आदमी एक दूसरे पर गन तानकर खड़े थे। सर्च टीम का कमांडर राफा के साथ उसके प्लेन में जाता है और उसे हथकड़ी लगाने की कोशिश करता है, पर राफा कमांडर को किसी से कॉल पर बात करवाता है। और गाइस, कॉल पर भी जो कोई भी था वो हायर ऑफिशियल था जो कमांडर को धमका के अपने टीम से झूठ बोलने को बोलता है कि इस प्लेन में जो है वो राफा है ही नहीं, वो डीएफएस का कोई मेंबर मार्कोस है। तो कमांडर भी यहाँ पर करप्ट था और वो राफा को जाने देता है एंड डीए को झूठ बोलता है कि वहाँ पर राफा था ही नहीं। तो ये सुन के डीए का हेड कमांडर पर काफी गुस्सा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जल्द ही मेक्सिकन पुलिस का एंड सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भांडा यूएस में फूट जाता है कि सब कार्टेल से मिले हुए हैं एंड यूएस गवर्नमेंट अपने डीए एजेंट की जान बचाने के लिए अब एक्शन लेने का सोचती है। और गाइस, यूएस मेक्सिकन कार्टेल के मामले में शुरुआत से ही टांग इसलिए अड़ा रही थी बिकॉज मेक्सिकन कार्टेल अपने ड्रग्स का माल पूरा यूएस में बेच रहा था और इसके चलते यूएस के लोगों को ही परेशानी हो रही थी। तो यूएस के दबाव के कारण इस करंट सर्च टीम के कमांडर को हटा दिया जाता है एंड न्यू कमांडर बनता है कमांडर कैल्डेरोनी, जिसने डीए की पहले भी मदद की थी। और ये लोग सीधा तुरंत फेलिक्स के होटल में रेड मारते हैं, पर फेलिक्स को पहले ही रेड की जानकारी मिल गई थी और वो पीछे के रास्ते से कब का भाग चुका था। दूसरी तरफ बेचारे एजेंट किकी को राफा की ही विला में रख के उस पे काफी जुल्म हो रहा था और उससे डीए के ऑपरेशंस की जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही थी। उसके शरीर में ड्रिल घुसाया जा रहा था, उसके नाखून उखाड़ कर फेंके जा रहे थे और इतना सब कुछ यहाँ पर हो रहा था। पर अभी तक से बाहर किसी को भी ये पता ही नहीं था कि डीए एजेंट किकी को कहाँ पर रखा गया है। पर पुलिस के सर्च टीम को राफा किस आइलैंड पर है ये पता चल जाता है एंड कमांडर कैल्डेरोनी आर्मी प्लस डीए एजेंट के साथ मिलके राफा को फाइनली पकड़ लेते हैं। पर राफा ये नहीं बोलता कि एजेंट किकी कहाँ पर है, तो उसे बहुत मारा पीटा जाता है एंड फाइनली वो किकी कहाँ पर है ये बता देता है। पर अब तक काफी टाइम हो चुका था और किकी अपने जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे जी रहा था। उसकी एक वाइफ और 3 बच्चे भी थे। सर्च टीम राफा ने बताए हुए एड्रेस पर जाती है, पर किकी वहाँ पर था ही नहीं। उसे कब का शिफ्ट कर दिया गया था। आखिरी एपिसोड में सर्च टीम के लोग दूसरे कार्टेल के अड्डे पर छापा मारते हैं और यहाँ पर उनमें एंड कार्टेल के लोगों में काफी क्रॉस फायर होता है एंड एट लास्ट इन्हें उस घर के पास खेत में किकी की लाश पड़ी हुई मिल जाती है। और गाइस, किकी बहुत बेरहम मौत मरा था। अब राफा तो पकड़ा गया था, पर फेलिक्स एंड डॉन नेटो अब भी बाकी थे। और गाइस, ये वो फर्स्ट टाइम था जब यूएस मीडिया एंड यूएस गवर्नमेंट को गुस्सा आया था बिकॉज भले ही वो लोग शुरुआत में डीए पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर यूएस अब ये प्रूव करना चाहती थी कि यूएस गवर्नमेंट के बंदों को कोई भी ऐसे ही नहीं मार सकता। तो यूएस गवर्नमेंट अपने आर्मी को मेक्सिको में डिप्लॉय करने का सोचती है, पर तब तक फेलिक्स अभी भी छुपा हुआ था एंड अपने लोगों के साथ वो हर रोज अपने छुपने की जगह बदल रहा था बिकॉज सर्च टीम अब हाथ धो के इनके पीछे पड़ी थी। और वो दिन आता है जब फेलिक्स के आदमी एंड सर्च टीम इनमें आपस में फाइट होती है एंड कमांडर कैल्डेरोनी फेलिक्स पर गन तान देता है, पर फेलिक्स ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो कमांडर को बोलता है कि उसके पास 7 ऐसी टेप्स है जिसमें हर उस बंदे के यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नाम है जो कार्टेल से जुड़े हुए हैं और आखिरी 2 में तो सब हाई प्रोफाइल लोग हैं जो मेक्सिकन गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी टेप्स यूएस में पहुंचा दी जाएगी उसके आदमियों के द्वारा एंड प्रेस के थ्रू पब्लिक को ये पता चल जाएगा कि मेक्सिकन सरकार कैसी करप्ट है।
also वो कमांडर कैल्ड्रोनी को भी ऑन कैश $2 मिलियन ऑफर करता है वहाँ से सही सलामत उसे निकालने के लिए, और कमांडर कैल्ड्रोनी फेलिक्स की बातों में आ जाता है और उसकी ऑफर एक्सेप्ट करके उसे वहाँ से सही सलामत ले जाता है। दूसरी तरफ डॉन नेटो भी जहाँ छुपा हुआ था वहाँ पर भी आर्मी हमला करती है एंड डॉन नेटो भी पकड़ा जाता है। अब मेक्सिको में फेलिक्स एंड उसके कुछ कार्टेल ही बचे थे, तो फेलिक्स वहाँ से अपने फैमिली के साथ जाने का डिसाइड करता है और वो अगेन वहाँ पर जाकर छुपता है जहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा, यानी कि उसके छोटे से गांव सिनालोआ में, जहाँ पर उसने शुरुआत की थी। और गाइस इसी के साथ साथ नार्कोस मेक्सिको सीजन 1 यहाँ पर एंड होता है, जिसमें फेलिक्स एंड राफा ने बहुत बड़ी गलती की थी एक डीए एजेंट को मार के। और अगले सीजन 2 में तो फेलिक्स का यानी कि मेक्सिको कार्टेल का डाउनफॉल कैसे होता है ये हम देख पाएंगे, बिकॉज अमेरिका अब पूरे तैयारी के साथ यहाँ पर उतरने वाली है। तो दोस्तों ये थी नार्कोस मेक्सिको सीजन 1 की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। Also गाइस जाने से पहले कैश करो इज ऑल इन वन ऐप जो तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग करने के फ्री में पैसे दे रहा है। जस्ट डाउनलोड कैश करो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक और डायरेक्टली डाउनलोड द ऐप ऑन योर फोन एंड पुट द कोड HH25 व्हेन यू साइन अप एंड देन जस्ट शॉप ऑन एनी वेबसाइट वाया कैश करो। कैश करो ऐश करो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर हो सके तो इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें